डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विश्व और समकालीन इतिहास भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चल रहा है। इसमें पिछली क्लास में हमने सीख लिया है कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई थी, उसके बाद नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस प्रकार से बनाई, उदारवादियों की क्रांति क्या थी, उदारवादियों की क्रांति के कारण क्या थे। और कल की क्लास में हमने सीखा कि इटली के एकीकरण में विभिन्न क्रांतिकारियों जैसे मेजिनी, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुएल तथा कावूर आदि का क्या योगदान था। कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास आप लोग अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेजिनी और कावूर पर तो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है कि मेजिनी और कावूर के इटली के एकीकरण में योगदान को प्रदर्शित कीजिए या विश्लेषित कीजिए। और आज की क्लास कल की क्लास पर ही टिकी हुई है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सबसे दो इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इटली का एकीकरण और नंबर 2 जर्मनी का एकीकरण। आज हम इनको नक्शे के माध्यम से भी समझेंगे। याद रखिएगा, पहले हम इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, क्योंकि कल की क्लास पर आधारित है। कल की क्लास अगर आपने देखा होगा तो आज आपको इटली का एकीकरण एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं वही बात बता देता हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठ जाइए, क्योंकि आज भी आपको लिखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। और यहाँ से दोनों सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ये फिक्स हैं दोनों, कि इटली का एकीकरण किन चरणों में हुआ आप इनको प्रदर्शित कीजिए, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ आप इनको प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए, इटली के एकीकरण से पहले हम जान लेते हैं कि एकीकरण से पहले इटली किन किन राज्यों में विभाजित था। क्योंकि एकीकरण नाम से ही स्पष्ट है, एक किया गया है। अब ये एक किया गया है तो किसी को मिलाकर ही एक किया गया होगा, ये आप याद रखिएगा। किसको मिलाकर एक किया गया? भिन्न भिन्न राज्यों को मिलाकर एक किया गया। तो इटली के एकीकरण की घटना क्या है कि इटली में भिन्न भिन्न राज्यों को मिलाकर एक इटली संघ का बनना या संयुक्त इटली का बनना क्या कहलाता है? इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण कितने भागों में हुआ था, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि इटली विभाजन के पहले या एकीकरण के पहले किन किन राज्यों में विभाजित था। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि इटली एकीकरण से पहले किन किन राज्यों में विभाजित था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1858 की बात है। इटली एकीकरण से पूर्व लगभग कब? 1858 में 7 राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। अभी मैं इन 7 राज्यों को आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार इनका नाम जान लीजिए और नाम लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। 7 राज्यों में विभक्त था। कौन कौन से राज्य हैं? सार्डिनिया, पीडमांट, उसके बाद लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मॉडेना, टस्कनी, पेपल राज, और अंत में बचता है आपका 2 दक्षिणी क्षेत्र, जिन्हें हम सिसिलियों का राजतंत्र कहते थे, जिन्हें हम सिसिलियों का राजतंत्र कहते थे। ये याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन थे? सिसिली और नेपल्स, 2 राज्य थे, याद रखिएगा, सिसिली और नेपल्स, जो 1857 में इंग्लैंड के द्वारा स्थापित की गई निरंकुश सत्ता, जो कि बूर्बो राजाओं की थी, जो फ्रांस में स्थापित की गई थी और फ्रांस के अगल बगल के देशों में स्थापित की गई थी, उनके कब्जे में थी। मतलब ये सिसिलियों का जो राजतंत्र था बूर्बो राजाओं के कब्जे में था। ये याद रखिएगा। कौन कौन से स्थान? सिसिली और नेपल्स। तो आपका ये हो गया कि किस प्रकार से जो इटली था वो 7 राज्यों में विभक्त था। अब हम पढ़ेंगे किन किन महारथियों ने इन राज्यों को एकीकृत करने का काम किया। तो इन महारथियों में 4 नाम निकल के आते हैं। मेजिनी, उसके बाद कावूर, गैरिबाल्डी। ध्यान दीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। इटली के एकीकरण के 4 महारथी। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे?
चूंकि एकीकरण से पूर्व, आंसर कैसे लिखेंगे, चूंकि एकीकरण से पूर्व जर्मनी 7 राज्यों में विभक्त था। नाम लिख दीजिएगा उनका, आप नाम नहीं लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इटली के इन सभी राज्यों के एकीकरण के 4 महारथी थे, मेत्सिनी, गैरिबाल्डी, उसके बाद कावूर, जिसे हम इटली का जनक भी कहते हैं, संयुक्त इटली का जनक, याद रखिएगा कावूर। और उसके बाद लास्ट में आता है विक्टर इमैनुएल, विक्टर इमैनुएल, याद रखिए आप। ये इटली का, आधुनिक इटली के पुनर्निर्माण का जनक माना जाता है और इसे संयुक्त इटली के निर्माण का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा। मेत्सिनी को इटली के निर्माण का कार्यकर्ता माना जाता है और गैरिबाल्डी को ठीक इसी प्रकार से इटली के निर्माण का कार्यकर्ता माना जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं, इनका योगदान तो कल ही हम लोग पढ़ लिए थे। अब हमें शुरू करना है इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण को संक्षेप में प्रदर्शित कीजिए। तो शुरुआत तो आपको यहीं से करनी है कि एकीकरण से पूर्व सन 1858 में इटली जो था निम्न 7 राज्यों में विभक्त था, 7 राज्यों में विभक्त था। उसके बाद क्या हुआ, इनके एकीकरण के 4 महारथी निम्न प्रकार हैं, आप चारों का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इटली के एकीकरण का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है। अब मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं आप उसको सुनिए और लिखिए, यही आपको संक्षेप में लिखना होगा। इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक को जर्मनी का मानचित्र दिख रहा है। ये मानचित्र 1858 का है, जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तब का। तो मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि इटली 7 राज्यों में विभक्त था। कौन कौन से हो गए आपके, सार्डिनिया, पीडमांट, ये तो आपका पहला हो गया, सार्डिनिया पीडमांट, यही एकीकरण का केंद्र था। एकीकरण की शुरुआत इसी केंद्र से हुई थी। उसके बाद लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मॉडेना, टस्कनी, पेपल, और ये दोनों सिसिलियों का राजतंत्र। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कौन कौन से राज्य थे, सिसिली और नेपल्स। और यहाँ के शासक कौन थे, फ्रांसिस, यहाँ का शासक कौन था, फ्रांसिस, जो कि बुर्बो राजवंश का था, निरंकुश शासक था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इटली के एकीकरण से पूर्व इटली के 7 राज्य हो गए। अब मैं जो अगला मानचित्र आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इन स्थानों के एकीकरण का वर्ष दिया गया है कि कब इन स्थानों का एकीकरण इटली में हुआ था। जैसा कि आप देख लीजिए, शुरुआत में प्रारंभ, यहाँ पे देखिए 1858 में सबसे पहला एकीकरण 1858 में, ये तो सार्डिनिया पीडमांट ही था, पहला वाला नंबर 1 सार्डिनिया पीडमांट, यहीं से एकीकरण की शुरुआत हुई थी। 1860 में ये सिसिलियों का राजतंत्र, दूसरा नंबर। फिर 1858 से 60 के बीच में ही बीच के सारे राज्य, परमा, मॉडेना आदि। और 1866 में वेनेसिया। और सबसे लास्ट में कौन सा, सबसे लास्ट में आपका कौन सा, यहाँ पे देखिए आप, ये पेपल राज्य। सबसे लास्ट में पेपल राज्य था यहाँ पे, जहाँ से रोम को इसने कब्जे में लिया था, किसने, विक्टर इमैनुअल ने, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। और इटली का एकीकरण इसके बाद पूर्ण हो गया था और 1871 में विक्टर इमैनुअल को यहाँ का सम्राट घोषित किया गया था। कहाँ का, इटली का, इटली के पुनर्निर्माण का जनक विक्टर इमैनुअल। तो ये आपका मानचित्र हो गया। अब हम लोग इटली के एकीकरण की कहानी शुरू करते हैं। चलिए देखते जाइए इटली का एकीकरण, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करता हूँ, आप कहानी ध्यान से सुनते जाइए और उसको लिखते जाइए। तो चलिए, इटली के एकीकरण को हम लोग बांट सकते हैं 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में। देखिए कैसे, पहला भाग 1830 से 1852 तक, याद रखिएगा 1830 से 1852 तक पहला भाग। दूसरा भाग जो आपका आएगा 1852 से 1860 तक। तीसरा भाग जो आएगा 1860 से 1866 तक।
और जो आपका चौथा भाग आएगा 1866 से 1871 तक। तो इन 4 भागों को आप लिख लीजिए। इटली के एकीकरण के 4 चरण कौन कौन से हैं? 1830 से 1852, फिर 1852 से 1860, 1860 से 1866, 1866 से 1871। तो देखिए 1830 से 1852 में ज़्यादा प्रभाव रहा मेथसिनी का। किसका? मेथसिनी। 1852 से 1860 में आता है आपका प्रभाव किसका? कावूर और गैरीबाल्डी दोनों का। याद रखिए, कावूर और गैरीबाल्डी। और जबकि 1860 से 66 के बीच प्रभाव आता है कावूर का। और लास्ट में आता है आपका विक्टर इमैनुअल का प्रभाव, सबसे लास्ट में, याद रखिएगा। तो अब हम इसको विभिन्न चरणों के माध्यम से शुरू करते हैं। तो हुआ क्या? इटली के एकीकरण की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जब 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया था, तो पुनः यूरोप के देशों में निरंकुश शासन की स्थापना हो गई थी। परंतु इटली की जनता के अंदर राष्ट्रवाद को भड़काने का सबसे पहला काम जोसेफ मैत्सिनी ने किया था। किसने किया? जोसेफ मैत्सिनी ने। जोसेफ मैत्सिनी, जो प्रारंभ से ही फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था और इसके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना थी। यह एक संसदीय राष्ट्र बनाना चाहता था, राजतंत्र से जनता को मुक्त करना चाहता था। राजा के क्या बोलते हैं, राजा के वर्ष की उम्र में किया। किस उम्र में किया? 24 वर्ष की उम्र में। क्या किया उसने? लिगुरिया नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया, जिसके लिए इसे 1 साल तक जेल में बंद किया गया था। तो अब आपको लिखना क्या है, आप ये ध्यान से सुनिए। लिखना है आपको कि इटली के एकीकरण की शुरुआत 1830 में शुरू हो गई, जिसका पहला महारथी था जोसेफ मैत्सिनी, जिसने 1831 में जेल से निकलने के बाद एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? यंग इटली। यंग इटली। यंग इटली एक संगठन था जिसमें 1833 तक आते आते लगभग 60,000 सदस्य जुड़ चुके थे। और 1834 में गैरीबाल्डी भी इसका सदस्य बना, यंग इटली का। और इन दोनों ने विक्टर इमैनुअल के साथ मिलकर 1834 में पीडमांट के विद्रोह में भाग लिया। पीडमांट के विद्रोह में भाग लिया। अभी तो यहाँ से पीडमांट कौन सा था? यही केंद्र, इटली के एकीकरण का केंद्र पीडमांट ही था। याद रखिएगा आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सार्डिनिया पीडमांट, ये यहीं से एकीकरण का प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा आप। अब देखिए इसमें क्या हुआ। एकीकरण के लिए 1834 में सर्वप्रथम पीडमांट का विद्रोह हुआ। उसके बाद यंग इटली के गुप्त संगठन को जो मैत्सिनी ने बनाया था, अपने राष्ट्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए इसका प्रयोग करना शुरू किया। और 1841 और 1848 में उसने विद्रोह किया। कहाँ पर? सिसिली और नेपल्स में। 1841 और 1848 में मैत्सिनी ने अपने यंग इटली संगठन के माध्यम से कहाँ पर विद्रोह किया? सिसिली और नेपल्स में। परंतु सैनिक माध्यम से इसको दबा दिया गया। सैनिक माध्यम से इसको दबा दिया गया। 1848 में इस विद्रोह की असफलता के बाद सारी जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। तो इसने एक चाल चली, क्योंकि 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति हुई थी, उसमें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जिस संसद में सांसदों ने अपना स्थान ग्रहण किया था, उसमें एक व्यक्ति था गैरीबाल्डी, क्योंकि वो भी व्यापारिक व्यक्ति ही था, तो उसने भी ऐसा काम किया था। तो व्यक्ति गैरीबाल्डी, जिसने क्या काम किया, उसने 1848 में यहाँ से विक्टर इमैनुअल द्वितीय के साथ स्थान ग्रहण किया था। और दूसरा व्यक्ति इसमें था कावूर। कावूर कावूर भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कावूर भी संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। इसके ठीक 4 साल के बाद कावूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा पहला चरण समाप्त हो जाता है। तो पहले चरण में आपको लिखना क्या है कि पहले चरण की शुरुआत 1830 से होती है,
जिसमें 1831 में जेल से निकलने के बाद मैत्सिनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसमें 1833 तक आते आते लगभग 60,000 सदस्य जुड़ गए थे। और इसी संगठन के माध्यम से इसने गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के मिलकर 1834 में पीडमांट का विद्रोह किया। और इसी संगठन के माध्यम से इसने 1841 और 1848 में क्रांतिकारियों का एक विद्रोह किया। कहाँ पर? सिसिली और नेपल्स में, जो असफल हो गया। याद रखिएगा, जो असफल हो गया क्योंकि इसे सैनिक माध्यम से दबा दिया गया। इसके बाद सारी जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल पर आ गई, जिसने एक पासा खेलते हुए 4 साल के बाद कावूर को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। याद रखिएगा, अब यहाँ से इटली के एकीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। कावूर प्रधानमंत्री जैसे ही बना, इसने इटली की उन्नति के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। याद रखिएगा, इटली की उन्नति के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। सॉरी, उस समय इटली नहीं था, सार्डिनिया पीडमांट था। तो पीडमांट की उन्नति के लिए अपना कार्य शुरू किया। और उसका सबसे पहला कार्य क्या हुआ? उसने 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को। याद रखिएगा, अब ये 1852 से 60 का दूसरा चरण चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? 1852 से 60 तक। तो 1852 क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यहीं पर कावूर पीडमांट का प्रधानमंत्री बना था। इसके बाद इसने 1859 में क्या काम किया कि ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया और लोम्बार्डी पर अपना अधिकार कर लिया। ये याद रखिएगा, लोम्बार्डी पर। तो यहाँ से देखिए, ये जो एकीकरण हुआ है, इसने लोम्बार्डी, यहाँ पे देखिए 1858 में यहीं पे था लोम्बार्डी, इस पर इसने अभी ये अधिकार कर लिया था। 1858 से 60 के बीच दिख रहा है ना, तो 1859 में इसने इस पर अधिकार किया था। अब क्या हुआ, आगे की कहानी आप ध्यान से सुनते जाइए। आता है वर्ष 1860, जिसमें यहाँ पे जो वुर्बो राजाओं का क्षेत्र था, सिसिलियों का राजतंत्र, सिसिली और नेपल्स, यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए वुर्बो राजाओं ने गैरीबाल्डी की सहायता लेनी चाहिए। किसकी सहायता? गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी ठहरा एक सैनिक व्यक्ति, जिसने अपने स्वयं सेवक सैनिकों के माध्यम से, जैसे हमारा आरएसएस है उसी प्रकार इसके स्वयं सेवक सैनिक थे, सैनिकों के माध्यम से यह पहुंचा सिसिली में। और इसने सबसे पहला काम क्या किया? सिसिली के विद्रोह को दबा दिया और सिसिली पर अपना अधिकार कर लिया। उसके कुछ महीने के बाद ही इसने नेपल्स पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो ये अभी दूसरे चरण में हम लोग चल रहे हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से सितंबर 1860 तक गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अपना अधिकार कर लिया। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार करने के बाद इसने इसको कहाँ पर मिला दिया? सार्डिनिया पीडमांट में मिला दिया। याद रखिएगा, सार्डिनिया पीडमांट जो इटली के एकीकरण का केंद्र था। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि 1860 में यहाँ से लोम्बार्डी मिल चुका है, इधर सिसिली और नेपल्स मिल चुके हैं। और ठीक इसी समय जैसे ही गैरीबाल्डी ने इनको हराया, ठीक इसी समय ये बीच के कुछ राज्य, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, परमा, मॉडेमा और टस्कनी, ये भी जनमत संग्रह के माध्यम से, और ये पेपल राज्य का जो आधा हिस्सा ये ऊपर वाला था, ये जनमत संग्रह के माध्यम से किस में मिल गए? सार्डिनिया पीडमांट में मिल गए। 1860 की बात है ये, अभी दूसरा चरण चल रहा है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें कि 1859 में सैनिक कार्रवाई के साथ लोम्बार्डी को अपने कब्जे में किसने लिया? कावूर ने लिया। 1860 में सिसिलियों के राजतंत्र से सिसिली और नेपल्स को छुड़ाया किसने? गैरीबाल्डी ने। तो गैरीबाल्डी ने छुड़ाया और उसे किस में मिला दिया? सार्डिनिया पीडमांट में मिला दिया। ठीक इसी समय परमा, मॉडेना, टस्कनी, पेपल आदि राज्य भी कहाँ पर मिल गए? जनमत संग्रह के माध्यम से सार्डिनिया पीडमांट में मिल गए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1860 तक ये वेनेशिया को आप छोड़ दें और यहाँ पे एक निचला हिस्सा आप रोम का छोड़ दें, तो इस हिस्से को छोड़कर बाकी सारे हिस्से सार्डिनिया पीडमांट में शामिल हो चुके थे। उसके बाद 1860 में यहाँ पर सार्डिनिया पीडमांट में मिले हुए राज्यों से संयुक्त इटली की घोषणा की गई। याद रखिएगा, संयुक्त इटली की घोषणा। तो 1860 में संयुक्त इटली की घोषणा हुई थी, ये आप याद रखिएगा। तो संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई? 1860 में। ठीक इसके बाद से 1861 में
संयुक्त इटली का राजा किसको घोषित किया गया? विक्टर इमैनुएल को घोषित किया गया। विक्टर इमैनुएल को घोषित किया गया। अब यहाँ से 1861 से 1866 तक किसकी शुरुआत हुई? इटली के एकीकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा चरण सबसे मुख्य है क्योंकि इसमें ही लगभग सभी राज्य इटली में जुड़ चुके थे। अब आता है आपका 1861 से 1866 का चरण, जिसमें कावूर प्रभावी था। इसने क्या किया? 1800 अधिकार किया। वेनेशिया जो अभी आपका था ऑस्ट्रिया के कब्जे में, याद रखिएगा, वेनेशिया कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वेनेशिया अभी ऑस्ट्रिया के कब्जे में ही था। तो ऑस्ट्रिया के कब्जे में वेनेशिया था, तो ऑस्ट्रिया से कैसे इसने वेनेशिया लिया? 1866 में प्रसा के माध्यम से इसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, या प्रसा का सहयोग किया ऑस्ट्रिया को पराजित करने में, जिससे प्रसा के सहयोग के लिए इटली को वेनेशिया प्राप्त हो गया। कौन सा शहर प्राप्त हो गया? वेनेशिया। तो 1866 में आप याद रखिएगा वेनेशिया भी इटली में शामिल हो चुका था। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्थिति आपको 1866 की दिख रही है। अब बचा कौन? ये 1870 का जो हिस्सा दिख रहा है, रोम का हिस्सा, ये बचता है। अब क्या हुआ? अब आता है चौथा भाग, मतलब एकीकरण का चौथा चरण। कौन सा? 1866 के बाद 1871 तक। इसके बाद विक्टर इमैनुएल प्रभावी होता है। विक्टर इमैनुएल ने क्या किया? विक्टर इमैनुएल ने फ्रांस को हराकर इसको लेने की सोची। क्योंकि जो कावूर था, कावूर का सबसे बड़ा टारगेट यही था कि ये हिस्से को शामिल करके रोम को इटली की राजधानी बनाया जाए, परंतु ये तभी संभव होता जब यहाँ से फ्रांस को हटाया जाए। तो इसके लिए 1870 में ये सार्डिनिया पीडमांट, जो कि संयुक्त इटली बन चुका था, यहाँ के शासक विक्टर इमैनुएल ने फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध छेड़ दिया और फ्रांसीसी सेना को कुछ समय के बाद यहाँ से भगा दिया तथा रोम को अपने कब्जे में ले लिया और संयुक्त इटली का नाम क्या दिया? इटली। क्या नाम दिया? इटली। कब? 18 फरवरी 1871 को। कहाँ पे? 1 मिनट, सॉरी, 7 जुलाई 1871 को। याद रखिएगा, 7 जुलाई 1871 को फ्रांस की सेना को भगाकर रोम को इटली में शामिल करके संयुक्त इटली का नाम इटली दिया गया और इटली का पुनर्निर्माण किया गया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण 7 जुलाई 1871 को संपन्न हो गया। तो आपने इटली के एकीकरण के 4 चरण देखे, जिसमें पहले चरण में मैत्सिनी ज़्यादा प्रभावी था, दूसरे चरण में कावूर और गैरीबाल्डी, तीसरे में कावूर और चौथे में प्रभावी कौन हुआ? विक्टर इमैनुएल। तो ये आपको 4 चरण अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं और आप आने वाले एग्जाम के आंसर में इसको लिख सकते हैं। तो ये प्रकार से आपका रहा इटली का एकीकरण। अब हम लोग शुरुआत करते हैं जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी, ठीक इसी के पैरेलल जर्मनी का एकीकरण चल रहा था। जर्मनी और इटली का एकीकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, आप ये समझ के चलिएगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से जर्मनी और इटली का एकीकरण आपस में जुड़ा हुआ था। ध्यान से देखते जाइए। अब ये तो आपका हो गया इटली का एकीकरण। ये इटली के एकीकरण की घटना है, आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी कहानी बताई गई है, जिस कहानी को हमने बताया अभी आगे देख सकते हैं आप, इनको आप नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ था प्रसा का। शेष सभी राज्यों का, अर्थात जर्मनी के शेष सभी राज्यों का एकीकरण प्रसा में ही हुआ था, अर्थात सभी राज्य प्रसा में ही मिले थे और बाद में बना जर्मनी महासंघ। जर्मनी महासंघ, ये जर्मनी महासंघ ऑस्ट्रिया के द्वारा बनाया गया था, ऑस्ट्रिया के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे बाद में भंग करके संयुक्त राज्य बनाया गया जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी जो था छोटे बड़े 39 राज्यों में विभक्त था। 39 राज्यों में, इटली को आपने देखा वो तो 7 राज्यों में ही विभक्त था। जर्मनी में छोटे बड़े 39 राज्यों का एकीकरण किया गया था। तो दिल थाम के बैठिए,
हम लोग शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण की घटना भी 4 चरणों में पूरी होती है। याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की घटना भी 4 चरणों में पूरी होती है। तो पहले चरण की घटना की शुरुआत तो 1815 से ही हो चुकी थी। याद रखिए 1815 से ही, जैसे ही यहाँ पे रूढ़िवादी राजाओं का शासन पुनः शुरू हुआ नेपोलियन की पराजय के बाद, लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी और इसके विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग प्रारंभ कर दी। 1815 में देखिए, जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना का प्रयास किया गया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर, तो मैंने क्या बताया आपको, जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की? ऑस्ट्रिया ने। अब देखिए, विवश फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान का कार्य सौंपा गया, परंतु ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण, ये कब बुलाई गई थी? 1848 में। कब बुलाई गई थी? 1848, वही फ्रैंकफर्ट संसद जो हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था, याद रखिएगा। परंतु क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने प्रसा के राजा को अपना क्या बनाने की कोशिश की थी? प्रसा के राजा को अपना राजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण प्रसा इसका राजा बनने से इनकार कर देता है। याद रखिएगा, इसलिए यह संसद क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। अब यहाँ से इसके बाद इसकी दूसरी अवस्था शुरू होती है। कब? जब जर्मनी में आता है बिस्मार्क। याद रखिएगा, बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। बिस्मार्क, जैसे उधर कावूर था, ये मैं तो कहूँगा कावूर से भी ज़्यादा प्रभावशाली कौन था यहाँ पे? बिस्मार्क। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जर्मनी का एकीकरण सैनिक माध्यम से हुआ, क्या ये सत्य है? इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो अभी आप बस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए और अंत में आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या जर्मनी का एकीकरण वास्तव में सेना ने किया था अथवा जनता ने किया था। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण की पहली अवस्था तो 1815 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, जो 1860 तक चली थी, इसमें ज़्यादा गति नहीं हुई थी। लेकिन जर्मनी के एकीकरण की वास्तविक शुरुआत बिस्मार्क के आने के बाद शुरू होती है। ये याद रखिएगा, बिस्मार्क, यहाँ का सबसे प्रभावी व्यक्ति था बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, बिस्मार्क था प्रसा का प्रमुख मंत्री या कहें तो प्रधानमंत्री। बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री था, ये याद रखिएगा, जिसने इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1860 में जब संयुक्त इटली की घोषणा हो गई, तब जर्मनी के राज्यों के एकीकरण की मांग भी तेज हो गई। अब एकीकरण के पहले चरण की शुरुआत होती है 1864 से। कब से? 1864 से। याद रखिएगा, पहला चरण तो मान लीजिए वो शुरू हो गया था, लेकिन अब प्रमुख चरणों की शुरुआत होती है। पहला काम इटली के एकीकरण में क्या किया गया? 1864 में किया गया, ये याद रखिएगा। हुआ क्या था? चूंकि 1863 में जो डेनमार्क था, डेनमार्क ने अपनी प्रभावशीलता का लाभ उठाते हुए दो राज्य जो डेनमार्क और प्रसा के बीच में थे, कौन कौन से थे? एक का नाम था स्लेस्विग, इसका नाम आप लिख लीजिएगा, स्लेस्विग, और दूसरे का नाम था हॉलस्टीन। ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि शुरुआत इन्हीं दोनों से होती है। हुआ क्या इसमें? स्लेस्विग और हॉलस्टीन, ये दो क्षेत्र थे डेनमार्क और प्रसा के बीच में। तो 1863 में डेनमार्क ने क्या किया? क्योंकि डेनमार्क की जनता भी एकीकरण चाहती थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्र प्रेम में आकर स्लेस्विग और हॉलस्टीन को अपने क्षेत्र में दिखा दिया, अर्थात इस पर अपना कब्जा प्रदर्शित कर दिया। कब्जा तो इनका पहले से था, लेकिन अपने क्षेत्र में इन्होंने इसको दिखा दिया। क्योंकि हॉलस्टीन की जनता जर्मनी थी या जर्मन थी, और स्लेस्विग में आधी जनता डेनमार्क की थी और आधी जनता जर्मन थी, तो विद्रोह होना तो लाजमी था, क्योंकि यहाँ पे जर्मन लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा था। इसलिए जर्मनी के राज्यों ने इसका, या जर्मन महासंघ के राज्यों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया कि डेनमार्क
से कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप इसे अपने क्षेत्र में शामिल नहीं कर सकते हो। इस स्थिति का बिस्मार्क ने फायदा उठाया और बिस्मार्क ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए 1864 में ऑस्ट्रिया के सहयोग से युद्ध छेड़ दिया। किससे? डेनमार्क से। याद रखिएगा, प्रसा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क, इसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में किसके साथ युद्ध छेड़ दिया? डेनमार्क के साथ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें प्रसा की जीत हुई और डेनमार्क को हार का सामना करना पड़ा। इसके फलस्वरूप यहाँ पे डेनमार्क को स्लेस्विग, हालस्टीन और लायनबर्ग, 3 स्थान, लायनबर्ग, तीनों से हार का मुंह देखना पड़ा, या तीनों स्थान इसके हाथ से निकल गए और किसके क्षेत्र में चले गए? प्रसिया के क्षेत्र में चले गए। परंतु इसके 1 साल के बाद 1865 में, याद रखिएगा 1865, डेट याद रखिए तो जाइए, 1865 में गेस्टीन समझौता, गेस्टीन समझौता किसके किसके बीच हुआ? गेस्टीन समझौता ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? सॉरी, डेनमार्क और प्रसा के बीच में समझौता हुआ। एक मिनट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चूंकि इन्होंने डेनमार्क को हरा दिया था। डेनमार्क को हराने के बाद कितने क्षेत्र इनको मिल गए थे? 3 क्षेत्र, लायनबर्ग, स्लेस्विग और हालस्टीन। अब हुआ क्या? 1864 में जब इन दोनों ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया, तो अब जीते हुए स्थान को कौन लेगा? इसमें विद्रोह हो गया या विरोध हो गया। तो 1865 में एक गेस्टीन समझौता हुआ। गेस्टीन समझौता, ये गेस्टीन समझौता किसके किसके बीच हुआ? आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। डेनमार्क के बीच नहीं हुआ था। ये गेस्टीन समझौता आपका हुआ प्रसा के बीच व ऑस्ट्रिया के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रिया की मदद से ही इसने प्रसा को हराया था। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि स्लेस्विग प्रसा को मिलेगा, हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के कब्जे में रहेगा और लायनबर्ग प्रसा ने ऑस्ट्रिया से खरीद लिया। तो इस प्रकार से इसमें 2 क्षेत्र आपको मिल गए। किसको? स्लेस्विग और लायनबर्ग किसको मिल गए? प्रसा को मिल गए, जिससे इसने प्रसा में मिला लिया। अब चूंकि बिस्मार्क जानता था कि ये जो मैंने समझौता किया है यह केवल तात्कालिक है, बाद में मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ, और हुआ भी ऐसा ही। क्या हुआ? अगली अवस्था की शुरुआत यहीं से हो जाती है। 1865 में इनके बीच संधि हुई। 1866 में प्रसा ने ऑस्ट्रिया के साथ पुनः युद्ध की शुरुआत कर दी। अब याद रखिएगा, इस युद्ध में प्रसा का साथ किसने दिया? इटली ने दिया। यहाँ से देखिए खेल शुरू हो गया है। प्रसा का साथ किसने दिया? इटली ने दिया। क्यों? क्योंकि इटली को चाहिए था वेनेशिया, जो कि काबूल की सबसे बड़ी हसरत थी। इटली ने वेनेशिया की प्राप्ति के लिए, वेनेशिया किसके कब्जे में था जी? ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ये हम देख चुके हैं। तो वेनेशिया की प्राप्ति के लिए ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में इटली ने प्रसा का साथ दिया। अब देखिए, इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई, प्रसा और इटली जीत गए। इसके फलस्वरूप इटली को क्या मिल गया? वेनेशिया मिल गया, इटली निकल लिया अपना। और बाकी यहाँ पे जो राज्य दिख रहे हैं आपको, हैनोवर, होलस्टीन, लग्जमबर्ग, कैसल और फ्रैंकफर्ट आदि लगभग सभी राज्य किसमें मिल गए? प्रसा में मिल गए। कहाँ पे मिल गए? प्रसा में। और ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इससे इटली का एकीकरण आसान हो गया। तो इटली के एकीकरण के पहले चरण की शुरुआत 1815 से लेकर 1860 तक, दूसरे चरण की शुरुआत 1860 से लेकर 1865 तक, और तीसरे चरण की शुरुआत 1866 में 1868 तक, और लास्ट चरण 1868 से 1871 तक। ये 4 चरण हो गए इटली के। अब हुआ क्या इसमें? यहाँ से इटली में लगभग सारे राज्य मिल चुके थे, परंतु अभी भी दक्षिण के 4 प्रमुख राज्य बाकी थे। दक्षिण के 4 प्रमुख राज्य जो किसके कब्जे में थे? फ्रांस के कब्जे में थे। अब जर्मनी का एकीकरण तभी पूरा हो सकता था जब वह फ्रांस से अपने राज्यों को छुड़ा ले, जो 4 बड़े राज्य थे। तो इसके लिए अब क्या होता है? चौथी अवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। चौथी अवस्था की शुरुआत में क्या किया?
1870 में, याद रखिए 2-3 साल तक यहाँ पे ये लोग आराम किए, योजना बनाए, विभिन्न प्रकार की योजना बना रहे थे कि किस प्रकार से हम जब फ्रांस को यहाँ से निकालें, क्योंकि फ्रांस को निकालने के लिए वहाँ की जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर जनता ही फ्रांस के समर्थन में आ गई होती तब वहाँ से ये लोग फ्रांस को कभी नहीं निकाल पाते। परंतु जब बिस्मार्क को आभास हो गया कि वहाँ की जनता जो है फ्रांस से ऊब गई है, फ्रांस से हटना चाहती है, जर्मनी में मिलना चाहती है, तब इसने क्या किया, 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध छेड़ दिया। याद रखिएगा 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतिम युद्ध हुआ था। ये जर्मनी के एकीकरण की अंतिम घटना है जिसमें फ्रांस को हार झेलनी पड़ी, क्योंकि बिस्मार्क ने सैनिक सेना के माध्यम से या सेना के माध्यम से ये युद्ध शुरू किया था। इसमें क्या हुआ कि फ्रांस से आल्सेस और लॉरेन भी किसमें छीन लिए गए और उसे किसमें शामिल कर दिया गया, प्रसा में। और मैंने जैसा कि कहा कि दक्षिण में बचे 4 प्रदेश जो प्रमुख प्रदेश थे, बावेरिया, बर्टमबर्ग, बेंडन और दक्षिणी हेस, जैसा कि आपको ऊपर के मानचित्र में मैंने दिखाया था, दक्षिण दिशा में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये सारे के सारे जर्मन महासंघ में शामिल हो गए और अंत में 18 जनवरी 1871, याद रखिएगा ये डेट, 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और इसे नाम दिया गया जर्मनी, जिसका प्रथम सम्राट कौन बना, विलियम प्रथम, जो प्रसा का सम्राट था, क्योंकि प्रसा में ही सबका एकीकरण हुआ था ना। तो जर्मनी का एकीकरण हो गया 1871 में, जनवरी 1871 में, जिसका प्रथम सम्राट कौन बना, सम्राट विलियम प्रथम। और यहाँ का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया, जर्मनी के एकीकरण के जनक बिस्मार्क को। किसको बनाया गया जी, बिस्मार्क, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मानचित्र में, ये दक्षिण में बावेरिया, बर्टमबर्ग, बेंजन कहाँ पर है, ये देखिए आप। चूँकि जब आप मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र आप देखना सीख लीजिए, मानचित्र कैसे देखा जाता है। मानचित्र में जो आपका ऊपर की दिशा होती है ये नॉर्थ होती है, नीचे की दिशा साउथ होती है, और इधर साइड दाहिने साइड कौन सा होता है, ईस्ट होता है, और बाएं साइड वेस्ट होता है। तो चूंकि देखिए हमको साउथ में देखना है, अर्थात मानचित्र में नीचे की ओर देखना होगा। तो ये तो आपको ऑस्ट्रिया दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस साइड में बेंडन, बर्टमबर्ग, बावेरिया और यहाँ पे हैस। तो ये सारे के सारे प्रसा के दक्षिण में हैं, नीचे की ओर हैं, देखिए नीचे की ओर हैं, अर्थात ये दक्षिणी राज्य हैं। याद रखिएगा ये सबसे अंत में मिले थे जर्मनी में, कब, 1871 में। इनके मिलने के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो इस प्रकार से आज हमने जर्मनी का एकीकरण भी समझ लिया। तो जर्मनी के एकीकरण को आपको लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण की पहली अवस्था की शुरुआत 1815 में जनता के राष्ट्रवादी भावनाओं के माध्यम से शुरू हुई थी, जिसको असली रूप 1860 में संयुक्त इटली की घोषणा के बाद मिला, जिसके बाद दूसरी अवस्था की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले बिस्मार्क ने 1864 में डेनमार्क को युद्ध में हराकर कौन कौन से स्थान को अपने कब्जे में लिया, लायनबर्ग को और स्लेस्विंग को और हालस्टीन को, ये 3 कब्जे में लिया। परंतु ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण उसे हालस्टीन को किसको देना पड़ा, हालस्टीन ऑस्ट्रिया को देना पड़ा, जिसे 1866 के युद्ध में इसने पुनः हासिल कर लिया। और जर्मनी के 4 बड़े राज्य जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित थे उन्हें 1870 में फ्रांस के साथ एक भीषण युद्ध के द्वारा जर्मन महासंघ में शामिल किया गया और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, जिसका प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। और यहाँ का चांसलर कौन घोषित किया गया, बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। तो अब आप यहाँ से आप अपना नज़रिया पेश करिए। चूँकि हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रारंभ से लेके अंत तक सैनिक युद्धों पर ही टिकी हुई थी। यहाँ पर जितने राज्यों का एकीकरण हुआ सारे के सारे सैनिक युद्धों के माध्यम से जर्मनी में एकीकृत हुए। अतः हम कह सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, सेना ने किया। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आप पूरे कारण को लिखिएगा और अंत में कहिएगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण सेना ने किया था। और हम कह सकते हैं कि सेना राज्य के निर्माता हो सकती है, ये याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने समझा
इटली और जर्मनी का एकीकरण। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप इस क्वेश्चन को मान के चलिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो में एक लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करिए अपने मित्रों के साथ, और उन मित्रों से बोलिए कि आप अपने मित्रों से शेयर करिए, जिससे हम लोग काफ़ी दूर तक पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।